हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था पूरा का पूरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्टोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे उसकी लैब डायग्नोसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए, इसके डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको समझना है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डिफेक्टिव इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस एंड डिस्टिंक्ट मेगालोब्लास्ट इन दी बोन मेरो। इसका मतलब क्या हुआ कि बोन मेरो में क्या होता है कि जो डीएनए सिंथेसिस होता है ना हमारी बॉडी में, उसमें इम्पेयर मतलब कि डिफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस अच्छी तरह से नहीं हो पाता। और जो बोन मेरो है, बोन मेरो उसमें क्या होता है? डिस्टिंक्ट मेगालोब्लास्ट, मतलब कि जो इरिथ्रोइड प्रिकर्सर है वो कैसा हो जाता है? मेगालोब्लास्ट जैसा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि बड़ा हो जाता है वो। अभी हम जब पैथोजेनेसिस देखेंगे तो हम अच्छी तरह से समझेंगे कि मेगालोब्लास्ट का मतलब क्या हुआ। ओके, तो इसे हम कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का मेन कोज क्या है? इसका मेन कोज है हमारा विटामिन B12 डेफिशिएंसी एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन B12 या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई तो हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी किस किस तरह से हो सकती है। ठीक है, मीन्स के कोजिस ऑफ द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो सबसे पहला है हमारा डिक्रीज इनटेक। ठीक है, मीन्स के जो इनएडिक्वेट डाइट लेते हैं और प्योर वेजिटेरियन में ये हो सकता है। देन है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन में कमी हो गई। वो कब होती है कि गैस्ट्रिक, मतलब कि गैस्ट्रिक में कुछ लफड़ा हो गया, जैसे कि है डेफिशिएंसी ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, पेप्सिन या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर इन तीनों की डेफिशिएंसी हो गई तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो उसकी कंडीशन कौन कौन सी है? पर्निशियस एनीमिया और पोस्ट गैस्ट्रेक्टोमी। एंड अब इंटेस्टाइनल कंडीशन की बात करें जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम होता है, तो वो है हमारा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इलियल रिजेक्शन एंड क्रोन्स डिजीज। ठीक है, ये हो गया डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और अब ऐसी कंडीशन जिसमें विटामिन B12 की डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है, जैसे कि है प्रेगनेंसी है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो ये हो गया हमारा कोजिस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब हम देखते हैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, मतलब कि उसके कोजेस। ठीक है, कहाँ कहाँ हो सकता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी? तो सबसे पहले कि इनटेक कम हो गया। ठीक है, तो इनटेक में क्या होता है? इनएडिक्वेट डाइट, डाइट ही हमारी इनएडिक्वेट है, जैसे कि अल्कोहलिक पर्सन है, ठीक है, माल न्यूट्रिशन है, उसमें हो सकता है। देन हमारा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन स्टेट है, या फिर ऐसी ड्रग जो फोलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन कम करे, ठीक है, उसमें हो सकता है। देन हमारा डिक्रीज लॉस, मतलब कि फोलिक एसिड हम ले तो पूरी मात्रा में रहे लेकिन उसका लॉस हो जाता है, जैसे कि हीमोडायलिसिस जिसके पेशेंट का होता है तो उसमें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, उसके लॉस हो जाने की वजह से। देन हमारा डिक्रीज डिमांड, ठीक है, डिमांड बढ़ जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी है, इन्फेंसी और डिसेमिनेटेड कैंसर में भी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज इम्पेयर्ड यूटिलाइजेशन, मतलब फोलिक एसिड तो हमारी बॉडी में है पूरी मात्रा में लेकिन उसका यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। किसमें? जैसे कि फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट हो तो फोलिक एसिड का यूज हम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोजेस ऑफ फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, या फिर आप कह सकते हैं इटियोलॉजी ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब कि हमने देख लिया ना कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस किस वजह से होता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि किस तरह से होता है हमारा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो देखिए हमने डेफिनेशन में ही देख लिया था ना कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है? डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो जाता है और मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है किसमें? बोन मेरो में। ठीक है, मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन क्या मतलब, उसका मतलब क्या हुआ कि जो इरिथ्रोपोइसिस है उसमें ही क्या हो जाता है? इम्पेयरमेंट आ जाती है। ठीक है, मतलब कि वो इनइफेक्टिव हो जाता है। तो हम पैथोजेनेसिस भी उसी दो पॉइंट में पढ़ेंगे। देखिए, इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस और दूसरा है हमारा इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, तो देखिए मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है कॉमनली किसकी वजह से होता है, विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, बोथ, और हमें पता है कि ये जो विटामिन B12 और फोलिक एसिड है वो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, ठीक है, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस की वजह से डिलेड मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि जो इरिथ्रोइड प्रिकर्सर है ना उसके जो न्यूक्लियस का मैच्योरेशन है वो डिलेड हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि द न्यूक्लियर मैच्योरेशन लैग्स बिहाइंड द साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन, मतलब कि मान लीजिए कि ऐसे ही मान लीजिए कि जो मैच्योरेशन है न्यूक्लियस का वो 1 मिनट में पूरा होना चाहिए था, वो 1 मिनट नहीं हो गया 2 मिनट, मतलब कि 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, अब देखिए ज़्यादा टाइम ले लिया तो ज़्यादा टाइम लेने की वजह से जो न्यूक्लियस है इरिथ्रोइड प्रिकर्सर का वो कैसे हो जाता है, एबनॉर्मली लार्ज हो जाता है। ठीक है, ओके, और उसी को हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट। ठीक है, फिर से आप देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर मैच्योरेशन है हमारा इरिथ्रोइड प्रिकर्सर का वो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन से भी ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब कि लैग्स बिहाइंड, मतलब कि साइटोप्लाज्म का जो मैच्योरेशन होता है वो पूरा हो गया लेकिन अभी भी न्यूक्लियस का जो मैच्योरेशन है वो अभी भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइटोप्लाज्मिक मैच्योरेशन है वो नॉर्मल रहता है लेकिन जो न्यूक्लियस का जो मैच्योरेशन है वो ज़्यादा होता है, तो उसके मतलब उसकी साइज भी बढ़ गई, और साइज बढ़ने की वजह से मतलब कि एबनॉर्मली लार्ज हो गई साइज, उस इरिथ्रोइड प्रिकर्सर को हम कहते हैं मेगालोब्लास्ट। ठीक है, तो ये हो गया डिलेड मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस। अब हमें पता है ना कि डिलेड मैच्योरेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है उसका जो मैच्योरेशन होता है वो नॉर्मली होता है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो आरबीसी है ना वो कैसे हो जाता है, लार्जर साइज के हो जाता है कंपेयर टू नॉर्मल। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो नॉर्मल आरबीसी है और जो मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर वाला आरबीसी है उसमें क्या होता है कि देखिए दोनों में साइटोप्लाज्म तो सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ जो मेगालोब्लास्ट वाला आरबीसी है वो न्यूक्लियस उसमें बड़ा हो जाता है, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा आरबीसी भी लार्ज हो जाता है। ठीक है, और उस लार्ज आरबीसी को हम कहते हैं मैक्रोसाइट। ठीक है, लार्ज आरबीसी हो जाने की वजह से उसे हम कहते हैं मैक्रोसाइट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस है ना वो क्या करता है, इट अफेक्ट द ऑल रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ द बॉडी। ओके, कहाँ कहाँ के, स्किन है, जीआई ट्रैक है और बोन मैरो के जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस। एक बार उसको शॉर्ट में सीक्वेंस में देखें तो क्या होता है, विटामिन और B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हुई, उसकी वजह से क्या होता है, डिलेड न्यूक्लियर मैच्योरेशन होता है और उसकी वजह से मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है और उस आरबीसी को हम कहते हैं मैक्रोसाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस ऑफ दी आरबीसी, या फिर आप कह सकते हैं इरिथ्रोइड प्रिकर्सर, जो भी कहना है। ठीक है, और अब लास्ट वन इज दी इनइफेक्टिव इरेथ्रोपोइसिस। ठीक है, वो तो हमें पता ही है ना कि मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन हुआ तो इरिथ्रोपोइसिस क्या हुआ, इनइफेक्टिव हुआ। तो जो मेगालोब्लास्ट प्रिकर्सर है ना वो अब क्या होता है, बोन मेरो में से कहाँ पे आता है, ब्लड वेसल्स में आता है, और ब्लड वेसल्स में आते ही क्या हो जाता है, इंट्रामेड्यूलरी डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वो जो आरबीसी है ना मेगालोब्लास्टिक प्रिकर्सर है उसका क्या हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या हुआ, आरबीसी कम हो गया, और आरबीसी कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनीमिया। ठीक है, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस की वजह से हम समझ सकते हैं कि ये एनीमिया है, और इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस की वजह से क्या होता है, मेगालोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम इस कंडीशन को कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो ये हो गया हमारा इटियोलॉजी एंड पैथोजिनेसिस ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग्स एंड क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के चार्ट्स चाहिए तो मैंने मेरे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे इसके लिंक रख दिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग।